चेहरा देखा, कमबख्त बेहद हसीन थी। कोई भी बुरी फितरत का इंसान उसका ये हुस्नो जमाल देखकर फरेब खा सकता था। वो बदस्तूर मुस्कुराती नज़रों से मुझे देख रही थी। मेरे जहन में फ़ौरन ही कलाम इलाही की एक आयत उभरी और बेख्तियार मेरे होंठों तक आ गई। आयत पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उसने चीख मारी और उछलकर खड़ी हो गई। उसका सांस तेज तेज चलने लगा था। वो फटी फटी आंखों से मुझे देख रही थी। का करे है रे? उसने फूले हुए सांस के साथ पूछा। मेरा विर्द जारी था। अचानक उसका तमतमाता लाल भभूका चेहरा तारीख पड़ने लगा। फिर उसकी आंख में गढ़ा नमूदार हुआ, होंठ मुड़ गए, रंग कोयले की तरह स्याह हो गया। उसने दूसरी जोरदार चीख मारी और कहा, अरे दया रे दया, ये तो पापी मुसला है। अरे ओ झंबरदा रे झंबरदारे, अरे देख ई सुसरवा मुसला हमको मारे है। वो दोहरी होकर बल खाने लगी। उसी वक्त दरख्त की एक शाख पर दो पांव नजर आए और दूसरे लम्हे कोई दरख्त से नीचे कूद गया। ये काले रंग का तवाना आदमी था, लेकिन उसका सारा बदन तो मौजूद था, अलबत्ता सर शानों पर मौजूद नहीं था। वो सर कटा था। अरे देख हीका, देख सुसरवा को। औरत चीखी और कटे सर वाला मेरी तरफ लपका, लेकिन 2 कदम आगे बढ़कर रुक गया। अरे राम दईरी, जरा हमारा खोपड़िया दीजियो। एक आवाज उभरी। चुड़ैल जो मुसलसल बल खा रही थी रुक गई। उसने एक झोली उठाई और उसमें से कुछ निकालने लगी। ये एक इंसानी सर था, काला चेहरा, खदोखाल, मोटे और भद्दे, आंखें गहरी सुर्ख, सर घुटा हुआ, दरमियान में चूहे की दुम जैसी उठी हुई चोटी। औरत ने इंसानी सर उसकी तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने दोनों हाथों में पकड़ा और अपने शानों पर रखने लगा, मगर उसने सर उल्टा रख लिया था। उसका सीना सामने था और चेहरा दूसरी तरफ। कौन हैरी रामदई, इधर को तो ना होवे है। हट तेरा सत्यानाश, अरे खोपड़िया तो उल्टी टांग ली है तेने। इधर नहीं, इधर, औरत ने कहा और मर्द घूम गया। वो सुर्ख आंखों से मुझे देख रहा था और मैं उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा हुआ था। दिलचस्प तमाशा था। मेरी जगह कोई और होता तो अब तक उसका काम तमाम हो चुका होता, मगर मैं पुरसुकून था। ऐसे खौफनाक मनाजिर मेरे लिए अब गैर अहम हो गए थे और मेरे अंदर एक अनोखी कुव्वत बेदार हो गई थी, जिसे मैं खुद भी कोई नाम नहीं दे सका था। मर्द मुझे घूरता रहा, फिर उसकी फटी फटी आवाज उभरी, रे काहे हमारी जनानी को सताए है? हमका ना जानत है, तू भी मुझे जान ले। मैंने किसी गैर महसूस कुव्वत के जेरे असर कहा और एक कदम आगे बढ़ा। उसने घबराकर औरत का हाथ पकड़ लिया और खौफजदा लहजे में बोला, कोई बकट रहे भई बाग। औरत का चेहरा बेहद भयानक हो गया था। एक आंख की जगह गढ़ा नमूदार हो गया था, दांत बाहर निकल आए थे, बदन के खुले हुए हिस्सों से हड्डियां झांक रही थी, मगर उसके जेवरात वैसे ही थे। दोनों पलट कर भागे। मर्द उल्टा ही भाग गया था, औरत उसका हाथ पकड़े हुए थी। मैं सुकून से दोनों को देखता रहा। चंद कदम दौड़ने के बाद ही वो दोनों गायब हो गए। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन ही, अचानक ही मुझे अपनी बेखौफी का एहसास हुआ। मुझे इस खौफनाक सूरत हाल का कोई एहसास नहीं हुआ था, बल्कि मैंने ये सब कुछ बहुत मामूली समझा था। बाबा फजल की सरगोशी उभरी। अब भी हैरान हो रहे हो मसूद? बार बार भूल जाना बुरी बात है। यह आवाज़ मैंने साफ सुनी थी। आसपास कोई मौजूद नहीं था। आवाज़ फिर उभरी, तुम्हें सिपाही बनाया गया है, अपने फराइज जिम्मेदारी से सर अंजाम दो। और तुम जानते हो कि एक सिपाही की जिम्मेदारी क्या होती है। बस इसके बाद किसी को आवाज़ ना देना। मैं साकित रह गया। इससे ज़्यादा खुले अल्फाज और क्या हो सकते थे। मुझे आखिरी तलकीन की गई थी। दिल की कैफियत अजीब सी हो गई। बेइख्तियार बैठ जाने को जी चाहा और मैं बैठ गया। दरख्त के नीचे काफ़ी ठंडक थी। उस चिलचिलाती धूप में ये ठंडक बड़ी दिलकश लग रही थी। वो अल्फाज जो मुझसे कहे गए थे रूह में मुसर्रत की लहरें बेदार कर रहे थे, साथ ही एक सिपाही की जिम्मेदारी का एहसास भी दिला रहे थे। मुझे बहुत से काम सर अंजाम देने थे। सब कुछ भूलकर माजी में जो कुछ हुआ था वो तो एक ऐसी कहानी थी कि उस पर जहन दौड़ाया जाता तो होशो हवास ही साथ छोड़ते महसूस होते। न जाने क्या क्या तसव्वुरात थे, न जाने क्या क्या आरज़ुएं थी, लेकिन कितनी बातों को अपने जहन में दोहराता। कहा गया था कि पहले फल चखूं फिर खाने का मौका मिलेगा। शुक्र है कि इम्तहान का दौर ख़त्म कर दिया गया था। जो गुनाह किए थे उनकी सज़ा शायद पूरी हो गई थी और अब इसके बाद कर्ज चुकाना था। मुमकिन है कभी ये कर्ज भी ख़त्म हो जाए और इसके बाद मौसम बहार का आगाज़ हो।
मौसम बहार के मेहमानों, मेरी आंखें शिद्दत से तुम्हारी मुंतज़िर हैं, लेकिन अभी फल खाने का वक्त नहीं आया, अभी कर्ज की अदायगी हो जाए। चश्मे तसव्वुर से माँ को देखा, बाप और बहन भाई को देखा, मामू रियाज भी दिल में आए और इन सब के तसव्वुर से दिल को बड़ी ढारस हुई। उनके बारे में खुद से सवाल नहीं किया था कोई, जबकि सारे सवालात के जवाबात अंदर मौजूद थे। यही इम्तहान था और यही कर्ज अदा करना था। ये पर्चे हल हो जाएं तो फिर अपने आप पर गौर करूँगा। हाँ, उस वक्त तक के लिए सबको भुलाना ज़रूरी है, और ये बात भी मुझे जिम्मेदारी सौंपने वालों को ही बतानी पड़ेगी कि कब इम्तहान का दौर ख़त्म होगा। मगर अभी तो आगाज़ ही हुआ है। न जाने कितनी देर इसी तरह गुजर गई। चिलचिलाती धूप मुसलसल हशर सामानियाँ बर्पा कर रही थी। इसका एहसास हो रहा था। कभी कभी चीलों की आवाज़ आ जाती थी। अचानक जहन इस तिलिस्म से बाहर निकल आया। मैं क्यों बैठा हुआ हूँ? मुझे जायज़ा लेना है काली मोरी के उन खंडरात का, जहाँ उन जादूगरों ने अपना मस्कन बना रखा है। सफली अलूम के ये माहिर भी क्या अनोखी चीज़ हैं। एक बाकायदा निज़ाम है उनका, और अब इस बारे में मुझे मुकम्मल तौर पर मालूम हो चुका था। भोरिया चरण काले इल्म का सबसे बड़ा माहिर बनना चाहता था, और उसने इसके लिए अपनी तमाम तर कार्रवाइयों के साथ मुझे भी इस जंजाल में फंसा दिया था। सबको देख लूँगा मैं सबको। अपनी जगह से उठा और बेखुदी के से आलम में आगे बढ़ गया। बहुत फासले पर बढ़ के दरख्तों का एक तवीलो अरीज सिलसिला चला गया था। दूर से देखकर यूं महसूस होता था जैसे बहुत से दरख्त सर जोड़े खड़े हों। उन्हीं दरख्तों के दामन में गंगोली ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था। हू का सा आलम तारी था। अव्वल तो ये इलाका ही चंदोसी का एक ऐसा हिस्सा था जो बिल्कुल बेमुसरिफ था, और उधर से इंसानों का गुजर ही नहीं होता था। दोम ये कि तेज़ धूप और शदीद गर्मी ने माहौल को आग बना रखा था, और भला आग के इस समंदर में झुलसने के लिए कौन घर से बाहर निकले। बड़ के दरख्तों के नीचे बड़ी घनी छाँव थी। मैंने वहाँ कुछ चीज़ें देखी। बर्तन थे, काले रंग का एक कमंडल था, कुछ गदड़ियाँ सी पड़ी हुई थी, और ऐसी ही ना जाने क्या क्या चीज़ें थी। मैं अभी उन चीज़ों के सामने ही पहुँचा था कि दरख्तों के उकब से लंबे चौड़े जिस्म वाला एक साधु नुमा शख्स बाहर निकल आया। शक्लो सूरत आम साधुओं से मुख्तलिफ नहीं थी। बिखरे हुए मिट्टी में अटे हुए बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, उसके बदन पर रीछ की तरह लंबे लंबे स्याह बाल थे। लिबास बहुत मुख्तसर पहना हुआ था। धोती ही का एक पल्लू उठाकर कंधे पर डाल लिया गया था। लकड़ी की खड़ाऊं पहने हुए था। खटखट करता हुआ बढ़ के दरख्त के चौड़े तने के पीछे से बाहर निकल आया। अपने भींचे हुए पतले पतले होंठों को मजीद भींच कर मुझे घूरने लगा। उसकी आंखें बहुत सफ़ेद थीं और पुतलियां बहुत छोटी छोटी। एक अजीब सी कैफियत उन आंखों में पाई जाती थी। मुझे देखता रहा, फिर बोला, क्या बात है? कौन है तू और इधर क्यों आया? गंगोली है तेरा नाम? हाँ, गंगोली ही हूँ। कैसे जानता है मुझे? गंगोली, मैं तुझे श्री राम की बेटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। श्री राम ने भेजा है तुझे। अपने काले जादू से मालूम कर। काले जादू का नाम मत ले बेवकूफ़। अगर तूने मुझे काले जादू की तरफ लौटा दिया तो तेरा क्या बनेगा? तो फिर ठीक है, बस यूँ समझ ले कि मैं इसी काम से यहाँ आया हूँ। तुझे जिस मकसद के लिए बुलाया गया था वो पूरा करने की बजाय तू श्री राम की बेटी के चक्कर में पड़ गया। मेरे इन अल्फाज पर गंगोली हंस पड़ा। बड़ा ही मकरूह कहा था उसका। हंसने के बाद बोला, देखा है उसे? हाँ देखा है, फिर भी ये बात कर रहा है। तो तुम लोगों की मिल्कियत तो नहीं है ना वो? आखिर तुम एक शरीफ आदमी को क्यों परेशान कर रहे हो? शरीफ आदमी? अरे छोड़ छोड़, अपनी कह। मेरे पास सौदागर बन के आया है या बीच का आदमी? ना मैं सौदागर बनकर आया हूँ ना बीच का आदमी। तू यूं कर गंगोली कि अपना ये साजो सामान उठाकर यहाँ से भाग जा, वरना क्या पता नुकसान उठा जाए। उसने मुझे घूर कर देखता रहा, फिर हंस पड़ा और बोला, मियाँ जी हो, ये बात है, सोचा ही नहीं था हमने अब तक। अरे मियाँ जी, किस फेर में पड़ गए तुम? जादू नगरी है ये। जाओ जाओ अपना काम देखो, हमें काम करने दो हमारा। जिस शरीफ आदमी की तुम बात कर रहे हो ना, वो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही शरीफ है। जाओ जाओ, भाग जाओ। देख गंगोली, ये सब ठीक नहीं है। मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। और इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद जो कुछ करूँगा वो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा, ये तुम क्या जानो। जाओ, पहले अपनी खैर मनाओ। ज़रा यहाँ से वापस तो जाकर दिखा दो। तू तो मेरी बात नहीं मानेगा। नहीं मानेंगे, समझे? जाओ, चले जाओ, आगे बढ़ो। दोपहर का वक्त है, आराम करने का वक्त।
तुमने यहाँ आकर ख्वामख्वाह हमें परेशान कर दिया। जाते हो या फिर वापस भिजवाएं तुम्हें? गंगोली ने कहा और मैं पुरसकून निगाहों से उसे देखता रहा। फिर मैंने कहा, 7 दिन दे रहा हूँ तुझे गंगोली, सिर्फ 7 दिन, और ये 7 दिन बहुत होते हैं। 7 दिन में अगर तू यहाँ से ना गया तो इसी जगह तुझे राख करके रख दूंगा। गंगोली फिर हंसा और बोला, अभी गुस्सा नहीं आया हमें, अभी तो हम अपना काम कर रहे हैं, और अच्छी बात है, ज़रा मियाँ जी तुम्हारे कसबल भी देख लें। चलो बस अब जाओ, बात हो गई ना हमारी। मेरा इंतज़ार किए बगैर वो मुड़ा और वापस दरख्त के पीछे चला गया। मैं चंद लम्हात सोचता रहा और फिर गर्दन हिलाकर वहाँ से वापस पलट पड़ा। मुझे जो कहना था मैंने उससे कह दिया था। उन 7 दिनों के अंदर अंदर अगर उन लोगों ने अपने डेरे ना उठा दिए तो फिर जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो करूँगा ज़रूर। 2 कदम आगे बढ़ा था कि दफतन ही एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया। मैंने दाएं बाएं नज़र दौड़ाई। गड्ढे की चौड़ाई को 8 फुट के करीब थी। अभी थोड़ी देर पहले तो ये गड्ढा मौजूद नहीं था, अब पड़ गया था। मुझे हैरत हुई थी, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे मैंने एक लंबी छलांग लगाई और गड्ढा अबूर कर गया। 10-12 कदम आगे बढ़ा था कि फिर वैसा ही एक गड्ढा नजर आया। मैं हैरानी से इधर उधर देखने लगा। ये गड्ढा तकरीबन 12 फीट चौड़ा था। 8 फीट लंबी छलांग तो मैंने किसी तरह बंद पड़ा लगा दी, लेकिन अब यह एहसास हो रहा था कि यह खासा चौड़ा गड्ढा है। दफतन ही मेरा ज़हन जैसे मफलूज सा हो गया। मैंने आंखें बंद करके आगे कदम बढ़ा दिए। मैं उस गड्ढे पर पांव जमाता हुआ उसे अबूर कर गया। जब तकरीबन अंदाजे से 12 से 14 फीट तक आगे बढ़ गया तो मैंने आंखें खोल दी और पीछे मुड़कर उस गड्ढे को देखने लगा, लेकिन गड्ढा पीछे नहीं था, आगे ही था। और अब मेरे अंदर एक ऐसी अनोखी कुव्वत बेदार हो गई जिसका मैं खुद कोई तज्जिया नहीं कर पा रहा था। ये गड्ढे मेरा रास्ता रोकते रहे, लेकिन मैं उन्हें बड़े इत्मीनान से अबूर करता रहा। अब तो मैं छलांग भी नहीं लगा रहा था। पैरों के नीचे ज़मीन ना होती, मगर मेरे कदम आगे बढ़ते रहते, और थोड़ी ही देर के बाद उन खंडरात के सामने मौजूद था जो काली मोरी के खंडरात कहलाते थे। मेरी ज़हनी कुव्वत उस वक्त कुछ अजीब सी हो रही थी। बस काम की बातें याद थीं जो मैं सोच रहा था, दूसरी कोई बात जहन तक नहीं पहुंच पा रही थी। काली मोरी के खंडरात धूप में जलकर स्याह हो चुके थे। गालिबन शबनम की नमी और धूप की तेज़ी ने उन्हें ये रंग बख्शा था। मैं अंदर दाखिल हुआ और खंडरात में एक चौड़े दर को अबूर करके अंदर पहुंच गया। फिर मेरे हलक से जोरदार आवाज़ निकली, गोविंदा, ओ गोविंदा, कहाँ छुपा पड़ा है? सामने आ, सामने आ। मैं अपनी आवाज़ की बाज़गश्त महसूस करता रहा। फिर मैंने दूसरी बार उसे आवाज़ दी और थोड़ी ही देर के बाद खड़बड़ की आवाज़ें आने लगी। लेकिन जो चीज़ मेरे सामने आई थी वो बड़ी अजीबोगरीब थी। वो एक लंबा चौड़ा बैल था जिसके पूरे जिस्म पर काले काले धब्बे पड़े हुए थे, लेकिन उसका चेहरा इंसानी था। अलबत्ता चेहरे के ऊपर 2 सींग उगे हुए थे। इतने ऊंचे सींग के किसी बैल के सर पर भी मैंने इससे पहले नहीं देखे थे। वो नथनों से आवाज़ें निकाल रहा था और उसके साथ साथ ही फुकारें सी गूंज रही थी। उसने मुझसे कुछ फासले पर खड़े होकर अपने दोनों पांव ज़मीन पर मारे और ज़मीन कुरेदने लगा। फिर उसने बदन को थोड़ा सा नीचे झुकाया और उसके बाद एक तूफानी धाड़ के साथ मेरी जानिब लपका। उसके लंबे चौड़े जिस्म को देखकर एक लम्हे में मुझे यह एहसास हो गया था कि अगर वो मुझ पर आ पड़ा तो मेरी हड्डियां तक सुरमा बन जाएंगी। लेकिन मैंने दोनों हाथ सामने किए और उसके करीब आने का इंतज़ार करने लगा। उसने गर्दन झुकाकर मेरे सीने पर ज़ोरदार टक्कर मारना चाही, लेकिन उसके दोनों सींग मेरे हाथों में आ गए। दूसरे ही लम्हे मेरे और उसके दरमियान ताकत आजमाई शुरू हो गई। मैं पूरी ताकत से उसके सींगों को दाहिनी जानिब मोड़ रहा था और वो अपने जिस्म की कुव्वत सर्फ कर रहा था। ज़मीन पर उसके पैरों के नीचे आने वाली ईंटें चूर चूर होती जा रही थी, लेकिन वो मुझे एक कदम भी पीछे नहीं धकेल पाया था। यहाँ तक कि मैंने उसकी गर्दन पूरी तरह मोड़ दी और उसका कवि हीकल जिस्म बड़ी तेज़ आवाज़ के साथ ज़मीन पर आ रहा था। मैंने उसे पटक दिया था। बहुत ज़ोरदार आवाज़ हुई थी और बैल के गिरने के बाद फिर वो उठ ना सका था। हाथ पांव मार रहा था ज़मीन पर। हैरान कुन बात यह थी कि उसका जिस्म छोटा होता जा रहा था। मैं अपनी जगह खड़ा उसे देखता रहा। अचानक ही मुझे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, कौन है रे तू और यहाँ क्या कर रहा है? मैं एकदम घूम गया। तब मैंने एक नौजवान आदमी को देखा। बारीक मलमल का कुर्ता और धोती पहने हुए था। बाल सलीके से बने हुए थे। चेहरा भी खूबसूरत था। मैं उसकी तरफ रुक करके खड़ा हो गया। तू गोविंदा है? हाँ, मगर तू कौन है? अभी तक तेरा दुश्मन नहीं हूँ, अगर तू मेरी बात मान ले तो।
वो मेरा चेहरा देखता रहा, फिर अचानक मुस्कुरा पड़ा और बोला, आ अंदर आजा, आजा, वादा करता हूँ कि तुझसे बात करूँगा, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, आजा, मर्द बच्चा हूँ, वचन दे रहा हूँ तुझे। मैंने पलटकर बैल को देखा और चौंक पड़ा। वो अब वहाँ मौजूद नहीं था। लंबा चौड़ा बैल गायब हो गया था। गोविंदा ने कहा, वो मेरा बैर था, तुझे नुकसान ना पहुंचाता, बस डरा रहा था। ये वक्त हम काले जादू वालों के लिए गयान का होता है और हम किसी से नहीं मिलते। मैंने बैर इसीलिए छोड़े थे कि ज़रूरतमंद लोग हर वक्त आ जाते हैं, मगर तूने तो मेरा ही बैर मार गिराया। चल आजा, अंदर आजा। वो वापस मुड़ गया। मैं उसके साथ खंडरात के दूसरे हिस्से में आ गया। अंदर एक जगह बिल्कुल दुरुस्त हालत में थी, मगर वहाँ कोई चीज़ नहीं थी, बस चंद पत्थर पड़े हुए थे। अलबत्ता जगह बिल्कुल ठंडी थी। बैठ जा, गोविंदा ने कहा और मैं एक पत्थर पर बैठ गया। मेरा इल्म बताता है कि तू मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ क्यों आया है? तुझसे बात करने। क्या बात करने? तू पूजावती का पीछा छोड़ दे। ओह, तेरा उससे क्या संबंध है? कुछ नहीं, बस वो एक इंसान है और बस। या और कुछ और? बस या और नहीं, बस यही बात है। मैंने जवाब दिया, इंसान तो मैं भी हूँ मूर्ख। अगर बात सिर्फ इंसानियत की है तो तुझे मेरा भी ख्याल करना चाहिए। मैं भी तो इंसान हूँ। तुझे क्या तकलीफ है गोविंदा? तू अच्छा खासा है। जो कुछ मैंने तेरे बारे में सुना उससे पता चलता है कि तूने गंदे इल्म का कारोबार कर रखा है और लोगों को तुझसे नुकसान पहुँचता है। गोविंदा हंस पड़ा, फिर बोला, एक तरफ की सुनकर दौड़ पड़े महाराज कुमार गोविंदा पर। गोविंदा के बारे में भी उन्हीं लोगों से पूछ लेते जो अब कराह रहे हैं। तुम्हें क्या पड़ी? खैर, अब हमें बताओ, हमारे पास कैसे आए हो? एक बेर को पिछाड़ मारना कोई कारनामा नहीं है। किसी खुशफहमी का शिकार मत हो जाना। हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं। अभी तक किसी मुसलमान को हमारे हाथों नुकसान नहीं पहुंचा। हमें इसके लिए मजबूर मत करो। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ गोविंदा कि तू पूजा का पीछा छोड़ दे। बाकी तो जो कुछ कर रहा है मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, मैंने कहा और वो हंसने लगा। फिर बोला, वाह रे मियाँ मिट्ठू, जो पढ़ाया गया है तुझे वही बोल रहा है। अरे कहाँ से पकड़ा गया है तुझे और किसने पकड़ा है? क्या श्री राम ने? अब वो दूसरे धर्म वालों से मदद लेने दौड़ पड़ा है। अरे भाई, हमारे जीवन का एक ही मकसद है और वो है पूजा। पूजा के लिए ही तो हमने ये नाटक रचाया है सारा। तुझे मालूम तो कुछ है नहीं, बस तोते की तरह पढ़ा और आ गया हमारे सामने। तू पूजा के पीछे क्यों पड़ गया है आखिर? उम्र तो तेरी भी ज्यादा नहीं है। प्रेम किया है कभी तूने? तो तू पूजा से मोहब्बत करता है, मगर कैसा आशिक है यार। तेरी पूजा का एक और दावेदार तुझसे कुछ फासले पर पड़ा है और वो भी दावा करता है कि पूजा को हासिल करके छोड़ेगा। गोविंदा एकदम संजीदा हो गया। फिर उसने गुर्राते हुए लहजे में कहा, वो पूजा के चरणों की धूल भी ना पा सकेगा। उसके पास है क्या? एक लूना चमारन का जाप किया है उसने, बस यही उसका ज्ञान है। जब चाहूँगा उसका नाश कर दूंगा। तू ऐसा नहीं कर सकता गोविंदा। अभी मैं उसके पास भी गया था, मैंने कहा और वो मुझे घूरने लगा। फिर अचानक उसका अंदाज ही बदल गया। गुण के पक्के लगते हो मियाँ जी। देखो, समझा रहे हैं तुम्हें, हमारी कहानी दूसरी है। इस फेर में मत पड़ो। हो सकता है तुम्हारे पास ज्ञान हो। हमसे झगड़ा मत करो। हमने बड़ी तपस्या की है और बड़े दुख उठाए हैं हमने। हमारा इल्म काला है, हम मानते हैं और हम तुम्हारे इल्म का एहतराम भी करते हैं। तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहते। जहाँ तक गंगोली का मामला है तो बात अब बढ़ गई है। श्री राम अपनी हट में अपनी बेटी को ही नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए पहले हम गंगोली को ठिकाने लगाए देते हैं। देखना चाहो तो रात को आ जाना, ना तो उसको कल आकर उस स्थान पर देख लेना। कल वो तुम्हें वहाँ ना मिलेगा जहाँ है। अब तक तूने ऐसा क्यों नहीं किया? बस नहीं किया, अब कर लेंगे। मगर इसके बाद तुम हमारा सामना मत करना। हम तुमसे विनती करते हैं। हो सकता है तुम्हारा इल्म हमसे बड़ा हो। हम कभी किसी मुसलमान के इल्म से नहीं टकराए। अगर तुमने मजबूर किया तो मुकाबला करेंगे तुम्हारा। हारें या जीतें ये अलग बात है, मगर जान लड़ा देंगे। जीते जी तो हार ना मानेंगे। बस अब जाओ, हमने तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मगर श्री राम के झगड़े में मत पड़ो। अगर गंगोली तुझ पर भारी पड़ गया तो एक यार वाली बात कहें तुमसे, कहो तुम अपना इल्म गंगोली से लड़ा देना। जीता मत छोड़ना ससुरे को, वरना पूजा को परेशान करेगा।
उसने दिल सोजी से कहा और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कहाँ चला गोविंदा? बस महाराज, इजाज़त दो। बस महाराज, इजाज़त दो, उसने कहा और तेज़ी से आगे बढ़ा। चंद कदम चला, फिर मेरी निगाहों से ओझल हो गया। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया, फिर उसके चारों तरफ देखा मगर गोविंदा नज़र ना आया। मैं देर तक वहाँ गुमसुम खड़ा रहा। अजीब सी गुफ्तगू की थी उसने। बड़ा अजीब लगा था वो मुझे, न जाने कैसा एहसास हो रहा था। फिर वहाँ से वापसी के अलावा कर भी क्या सकता था, मगर रास्ते भर गोविंदा के बारे में सोचता रहा। उस जगह से भी गुजरा जहाँ उस पिछल पैरी को देखा था, मगर अब वहाँ पर कुछ नहीं था। थोड़ी देर के बाद बस्ती में दाखिल हो गया, मगर काले जादू के दोनों माहिरों से मुलाकात बहुत दिलचस्प रही थी। गोविंदा ने जो दावा किया था वो भी बेहद दिलचस्प था, और भला ये कैसे मुमकिन हो सकता था कि रात को मैं वहाँ मौजूद ना होता। सलामत अली साहब के मकान में दाखिल हुआ तो सूरज ढल रहा था। फरखंदा बेगम सामने आ गई, मुझे घूरते हुए बोली, गजब खुदा का, ये आप कहाँ आवारागर्दी करते फिर रहे हैं जनाब? ज़रा आईना तो देखिए, चेहरा धूप से काला पड़ गया है। मैं कहती हूँ ये धूप में बाहर निकलने की ज़रूरत क्या पेश आ गई थी आपको? लू लग जाती तो क्या होता, बीमार पड़ना है? बस यूं ही आपका चंदूसी देखने निकल गया था फरखंदा, मैंने माजरत आमेज लहजे में कहा। सुनिए मसूद साहब, ये ना समझें कि यहाँ आपका कोई सरपरस्त मौजूद नहीं है। जो चाहेंगे करेंगे। किसी से पूछकर बाहर निकले थे आप? फरखंदा सख्त लहजे में बोली। क्या बकवास कर रही है फरखंदा, दिमाग खराब हो गया है? ये तू मसूद मियाँ से किस लहजे में बात कर रही है? अरे पागल हो गई है क्या? न जाने कहाँ से सलामत अली निकल आए और उन्होंने फरखंदा के अल्फाज सुन लिए थे। तो कोई गलत कह रही हूँ अब्बू, आप इनका चेहरा खुद देख लें। आखिर ये धूप में बाहर निकले क्यों थे? फरखंदा बगैर झिझके बोली। तू कौन होती है? मैं दिमाग ठीक कर दूंगा तेरा। माफ़ कर दे मसूद साहब, माफ़ कर दे। न जाने किस झोंक में ये बकवास कर गई, आइंदा मैं इसे समझा दूंगा। सलामत अली परेशानी से बोले। नहीं सलामत अली साहब, खुदा के लिए नहीं। आप इन अल्फाज और लहजे की कीमत नहीं जानते। खुश नसीबों को ये डांट मिलती है, मुझसे मेरी ये खुशबख्ती ना छीने। आपने मुझे फरासत का दर्जा दिया है, हम बहन भाई के दरमियान ना आए। ओह अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो। सलामत अली शर्मिंदगी से कहने लगे। फरखंदा उसी तरह तनी खड़ी थी। इतनी प्यारी लगी वो मुझे कि जी चाहा बढ़कर उसकी पेशानी चूम लूं, मगर ये भी हुक्म ना था मुझे। उसने फिर कहा, चलिए गुस्ल कीजिए, मैं चाय तैयार करवाती हूँ। मैं खामोशी से अंदर था और मत अली सा रह गए। घुटते हुए मैं गोविंदा के किरदार के ही सोचता रहा। अनोखा किरदार था, एक अजीब सा एहसास हो रहा था मुझे। दिन भर की लू और तपिश के बाद शाम ठंडी हो गई थी। चाय वगैरह पी ली गई। 7 बजे के करीब सलामत अली मेरे पास आए। दोपहर को काली मूरी गए थे मसूद मियाँ? जी हाँ, रात को भी जाना है। ओह, वो आहिस्ता से बोले। यूं लगा जैसे कुछ कहना चाहते हों मगर रुक गए हों। चंद लम्हात खामोश रहे, फिर बोले, क्या बताऊं मसूद मियाँ, मैं खुद घन चक्कर बन गया हूँ। क्यों सलामत अली साहब? तुम्हारा वो एहतराम नहीं हो रहा जो होना चाहिए, बल्कि ये बच्चे नावाकफियत की बिना पर इस कदर बेतकल्लुफ़ हो गए हैं कि मुझे खौफ आने लगा है। बेटे, दरअसल तुम्हारा तारुफ इस अंदाज में हुआ है कि वो तुम्हें समझ नहीं पाते हैं, और फिर तुम्हारी उम्र भी तो उन्हीं के लगभग है। और फिर मैं खुद ये बातें भला पूछने की हैं जो मैं पूछ रहा हूँ। आप खुद ये बातें सोच रहे हैं, जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इन लोगों की बेतकल्लुफ़ी मुझे अपने घर का माहौल याद दिलाती है और मुझे अच्छा लगता है। मैं भी बहन भाई माँ बाप वाला हूँ। वो लोग कहाँ हैं? सलामत अली ने बेख्तियार पूछा। अल्लाह की इसी ज़मीन पर, मैं नहीं जानता, मैंने जवाब दिया और सलामत अली खामोश हो गए। कुछ देर के बाद फिर बोले, काली मूरी रात को भी जाओगे? हाँ, शायद कुछ हो जाए। क्या? वो बोले और मैं उन्हें अजीब सी नज़रों से देखने लगा। तो वो जल्दी से बोले, मेरा मतलब है कि तुम्हें तो कोई नुकसान पहुंचने का खदशा नहीं है। ओफो भाई, न जाने क्या कहना चाहता हूँ, बस अपना ख्याल रखिएगा। जी बेहतर, मैंने अदब से जवाब दिया। मैं समझ रहा था कि वो क्या कहना चाहते थे। इस खुशबख्ती को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। माँ बाप बहन भाई जुदा हो गए थे, मगर उनकी मोहब्बतों की झलकियाँ जगह जगह नज़र आती थी, कभी किसी शक्ल में और कभी किसी शक्ल में। सलामत अली साहब भी बस मेरे लिए फ़िक्रमंद हो गए थे, खुलकर कुछ नहीं कह पा रहे थे। मतलब यही था कि काले जादूगरों से मुझे कोई नुकसान ना पहुंच जाए। इशा की नमाज पढ़ने के बाद रात का खाना खाया तो दिल बेचैन सा हो गया।
काली मूरी का फासला भी ज्यादा था, चल पड़ना चाहिए। फरासत के बारे में सलामत अली ने बताया था कि वो एक काम से बुलंद शहर गया है, इसीलिए वो नजर नहीं आ रहा था और काली मूरी के फासले तय करने लगा। छोटे शहर तारीकी के साथ ही सुनसान हो जाते हैं, बस यही कैफियत चंदूसी की थी। हालांकि अभी रात का आगाज हुआ था, मगर गलियां बाजार उसी तरह सुनसान पड़े थे जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। मैं चलता रहा, सड़कों पर कुत्तों का राज था, भौंक रहे थे, लड़ रहे थे, मगर कोई मुझ पर नहीं लपका था। शहर पीछे रह गया, मेरी रफ्तार तेज हो गई। उस जगह जरा सी झिझक हुई जहां चुड़ैल और कटा हुआ सर देखा था, मगर अब खामोशी थी। एक लम्हे में फैसला कर लिया कि गंगोली की तरफ रुख करूं और उसी तरफ बढ़ गया। दोनों के बारे में अंदाजा लगा चुका था कि दोनों ही सफली अलूम जानते थे। अगर गोविंदा का दावा दुरुस्त था तो उनके दरमियान जादू की मौर का आराई जबरदस्त होगी, या मुमकिन है कि मेरे आने से पहले हो चुकी हो। दरख्तों के सिलसिले के पास जाकर रुक गया। बस कुछ फासले पर गंगोली का स्थान था। मैं एक दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। अचानक एक सरसराहट सुनाई दी और मैं चौंक कर आंखें फाड़ने लगा, मगर आवाज दोबारा सुनाई नहीं दी थी। हो सकता है कोई गीदड़ या कोई जानवर हो। फिर अचानक दरख्तों के दूसरी तरफ से रोशनी ही रोशनी नजर आई। मैं उधर देखने लगा, रोशनी मुतहर्रिक थी। फिर वो दरख्तों के पीछे से निकल आई। एक मिशल रोशन थी, लेकिन उससे शोले नहीं निकल रहे थे। गौर से देखने पर अंदाजा हुआ कि वो इंसानी खोपड़ी थी जो एक डंडे में उड़सी हुई थी। रोशनी उसी से फूट रही थी और ये मशल गंगोली के हाथ में थी। गंगोली उस वक्त दिन से बहुत मुख्तलिफ नजर आया। वो गले में बहुत सारी खोपड़ियाँ और हार की शक्ल में पहने हुए था। उन खोपड़ियों की आंखों में गड्ढे थे जो रोशन थे। वो थिरकता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं संभल गया। इसका मतलब है कि उसे मेरी आमद का पता चल चुका था। अब मैंने अपने आप को छुपाना मुनासिब नहीं समझा। गंगोली के सामने आ गया। गंगोली ने हाथ सीधा किया और मशल के निचले हिस्से को एक दरख्त के तने में जोर से मारा, और दरख्त का ठोस और मजबूत तना ऐसा नहीं था कि किसी मामूली ज़रब से उसमें सुराख हो जाए, लेकिन मिशल कोई 8 इंच के करीब दरख्त के तने में पेवस्त हो गई। गंगोली ने उसे छोड़ दिया। आसपास तेज रोशनी फैल गई। अरे मियाँ जी, तुम क्यों अपनी जान गंवाने पर तुले हो? बार बार आ जाते हो। ये भेड़ों का स्थान है, न जाने कौन कौन यहाँ आता जाता है। कोई गर्दन मरोड़ देगा। अब कैसे आन मरे। बस गंगोली देखना चाहता था कि तुम क्या कर रहे हो। ऐसे काम ना देखा करो मियाँ जी, तो अच्छा है। तुम न जाने क्या क्या सोच रहे हो अपने मन में। बाली सी उमरिया है, खाने पीने के दिन है और काले जादू के फेर में। अब तो आ गए हो, इधर आइंदा मत आना। दरअसल गंगोली तुझसे कई बातें करना रह गई थी, सो वो करने चला आया। अरे शुक्र करो काली रातों का मौसम है। निकला होता चांद तो तुम्हें मज़ा आ जाता यहाँ आने का। क्यों, चांद से क्या होता? मैंने सवाल किया और गंगोली फिर से हंस पड़ा। सभा लगी होती है चांदनी रातों में, बैरों और वीरों की। सारे के सारे अपनी अपनी कथाएं कह रहे होते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे को नोचते बिंबोड़ते हैं, और अगर बीच में कोई आ जाए तो उसे भी चट कर डालते हैं। वाकई ये तो अच्छा हुआ गंगोली के चांदनी रातें ना हुई। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें पता है कि गोविंदा श्री राम जी की बेटी पूजा को हासिल करने के चक्कर में है और तुम्हें उसके खिलाफ यहाँ बुलाया गया था? तुम खुद पूजा के चक्कर में पड़ गए और तुमने यहाँ डेरा डाल लिया। इस तरह डेरा डालने से तुम्हें क्या पूजा मिल जाएगी? वाह मियाँ जी वाह, अच्छी सोची, जो ये सारे बावले नहीं सोच सके। मियाँ जी, गोविंदा का और हमारा अभी तक आमना सामना नहीं हुआ। जानते हो क्यों? अरे हमने भी गोविंदा को आज़ाद छोड़ रखा है। ना उसने हम पर वार किया, ना हमने उस पर। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि गोविंदा श्री राम को परेशान करे, और जब उनकी नाक में दम आ जाए तो वो दौड़े हमारी तरफ और हम पूजा को उससे मांग लें। अगर हमने गोविंदा को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो फिर भला श्री राम को क्या पड़ी हमारे पास आए और हमारी बात माने। जब तक गोविंदा हमें नहीं छेड़ता हम उसे नहीं छेड़ेंगे, और अगर गोविंदा को ये बात मालूम हो गई कि तुम्हारा क्या इरादा है तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगा? मैंने पूछा। ये तो होना है मियाँ जी, झगड़ा तो रहेगा हमारा उससे। अगर हमारे मन में पूजा को हासिल करने का ख्याल ना आ जाता तो हम इस काम के लिए तो आए थे। गोविंदा से हमारी टक्कर होती, मगर तुमने अगर पूजा को देखा है तो तुम्हें भी अंदाज़ा हो गया होगा कि वो कैसी सुंदर है। बात हमने बीच में इसलिए छोड़ दी कि अब अगर झगड़ा हो गोविंदा से तो पूजा के लिए हो। दफतन ही एक अजीब सी आवाज़ फिजा में उभरी और एक भयानक मंजर निगाहों के सामने आ गया। गंगोली की गर्दन में खोपड़ियों का जो हार पड़ा था उसमें पिरोई हुई खोपड़ियों के मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकलने लगी, मिनमिनाती हुई आवाज़ें जो कुछ कह रही थी।
कोई भारी आवाज़, कोई बारीक किसी खोपड़ी के मुंह से मासूम बच्चे जैसी आवाज़, तो कोई निस्वानी आवाज़ में चीख रही थी। उनके अल्फाज तो समझ में नहीं आए, मगर अंदाज़ा यही हो चुका था गंगोली को देखकर कि जैसे उसे कोई ख़ास इत्तला मिली हो। वो अचानक ही उछलकर थोड़े फासले पर पड़े एक बड़े से पत्थर पर चढ़ गया और फिर इधर उधर गर्दन घुमाना शुरू कर दी और फिर एक जानिब कुछ देखने लगा। मेरी निगाहें भी उसी तरफ उठ गईं। मध्यम तारीकी में मैंने भी उस मुतहरिक ह्योले को देख लिया था जो इसी समत आ रहा था, और फिर वो ह्योला मेरी निगाहों में रोशन हो गया। काले रंग के एक भैंसे पर गोविंदा सवार था। भैंसा उसी समत बढ़ रहा था। गोविंदा ने अपने सर पर एक परों का ताज पहन रखा था, लेकिन जो चीज़ मैंने अनोखी देखी वो उसके बहुत सारे हाथ थे जो उसके जिस्म से लगे हुए थे। उन हाथों में तरह तरह के हथियार थे, किसी में लंबी सी हड्डी, किसी में कुल्हाड़ी, किसी में नेज़ा। वो भैंसे को दौड़ाता हुआ उसी सिमत आ रहा था। गंगोली पत्थर से नीचे उतर आया। उसने दोनों हाथ फिजा में बुलंद किए, ज़मीन की तरफ चेहरा झुकाया और चक्कर काटने लगा। फिर एकदम सीधा हो गया। उसके हलक से एक होलनाक चीख निकली। 2 बार वो इसी अंदाज में चीखा और फिर उसका बदन पूरी तरह कांपने लगा। एक लम्हे में वो दोबारा साकित हो गया और फिर मेरी तरफ गर्दन घुमा कर बोला, तू भाग जा यहाँ से, चल भाग जा यहाँ से। इस हरामखोर को मस्ती आ गई है। आज लड़ने आ रहा है हमसे, जान बचाना चाहता है मियाँ जी, तो भाग जा यहाँ से। ये कहकर वो खुद दरख्तों के पीछे भाग गया। अलबत्ता मैं अपनी जगह तब्दील करने पर मजबूर हो गया था। मैंने एक चौड़े तने की आड़ ले ली। इतनी देर में गोविंदा करीब पहुँच गया। वो बड़ा पुरवकार नजर आ रहा था। फिर मैंने गंगोली को भी दरख्तों की आड़ से निकलते हुए देखा। उसने अपने दोनों हाथ सीधे किए हुए थे, गर्दन झुकाई हुई थी और उसकी आंखों से खौफनाक नीली शुआएं निकल रही थी। गंगोली ने कहा, तुझे हमारे बारे में पता कर लेना चाहिए था। कर लिया था पता तेरे बारे में गोविंदा। भदरना में चिंडा भी काली का दास है, और जब बात मन के फेर में आ जाए तो सब कुछ जायज़ होता है। हो सकता है हम काली कंथोरिया को मान लेते, पर पृथ्वीराज ने संजोगता के लिए कंथोरिया कंठ किया था, सो हम भी उसका बनस दोहरा रहे हैं। मौत आई है तेरी तो मैं भदरना भेंट दे दूंगा। दफतनी गोविंदा के हाथ से एक नेज़ा सनसनाता हुआ निकला और गंगोली के सीने में जा लगा, लेकिन गंगोली के सीने में बड़ा सा सुराख हुआ और नेज़ा उसके दूसरी जानिब से निकलकर उकब में मौजूद दरख्त में पेवस्त हो गया। गंगोली ने एक भयानक कहकहा लगाया और भयानक सी आवाज़ में चीखा, और फिर दोनों हाथ ज़मीन पर टिकाकर हाथों और पैरों के बल चक्कर खाने लगा। उसी वक्त गोविंदा ने अपने भैंसे को उस पर दौड़ा दिया। शायद गंगोली को इसका एहसास ही नहीं था। वो खुद भी कोई जादुई अमल करने को जा रहा था। उसने गालिबन ये सोचा होगा कि अब गोविंदा उस पर कोई दूसरा हथियार फेंक कर मारेगा और वो उससे बचाव करेगा, मगर गोविंदा ने भी चालाकी से काम लिया था और भैंसे को ही उस पर दौड़ा दिया था। नतीजे में गंगोली भैंसे की लपेट में आ गया और भैंसा उसे रोंदता हुआ दूसरी तरफ से निकल गया। गंगोली ज़मीन पर जा पड़ा था। गोविंदा ने कुछ फासले पर जाकर भैंसे का रुख तब्दील किया और हाथ में पकड़ा हुआ हथियार जो कुल्हाड़ी की शक्ल में था गंगोली पर खींच मारा। निशाना सच्चा था। कुल्हाड़ा गंगोली की गर्दन पर लगा और गंगोली की गर्दन कटकर कई फुट दूर जा पड़ी। उसका धड़ अपनी जगह से उठा और तेजी से एक सिमत दौड़ने लगा। सामने एक लंबे तने पर दरख्त नजर आ रहा था। गंगोली के बेसर का जिस्म दरख्त के तने पर फुर्ती से चढ़ने लगा। गोविंदा ने फौरन ही भैंसे को दौड़ाया और उस दरख्त के करीब पहुंच गया और फिर उसने गंगोली के जिस्म पर मुख्तलिफ हथियारों से बेशुमार वार किए और उसे नीचे गिरा लिया। लेकिन मेरी आंखों से उस होलनाक मंजर के साथ साथ एक और खौफनाक मंजर भी दिखाई दिया। गंगोली का सर, कटा हुआ सर, आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब सिरक रहा था। वो तकरीबन 4-5 फुट ऊपर बुलंद हो गया था। उसके मुंह से एक सरगोशी निकली, अपना शरीर मुझे उधार दे दो मियाँ जी, वापस कर दूंगा। उस पापी गोविंदा को नीचा दिखाने के बाद, जल्दी करो, मुझे अपना शरीर दे दो। हाथ बढ़ाकर मेरे सर को अपने सर पर रख लो। अरे देर हो रही है, अगर वो पलट पड़ा तो बुरा हो जाएगा। गंगोली का सर आहिस्ता आहिस्ता मेरी जानिब बढ़ने लगा और फिर मेरे चेहरे से उसका फासला 1 फीट से ज़्यादा न रह गया। मैंने दायां हाथ सीधा किया और ज़ोरदार थप्पड़ उस कटे हुए सर के रुखसार पर रसीद कर दिया। सर बहुत दूर जा गिरा था और गोविंदा उसकी जानिब मुतवज्जो हो गया था, लेकिन उसके साथ ही मेरे कानों में घुटी घुटी सी चीख उभरी और उकब में यूँ महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ गिरी हो। तवज्जो एक लम्हे के लिए बट गई थी।
میں نے پیچھے मुड़ कर देखा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ गोविंदा ने गंगोली के सर को अपने हाथों में पकड़ा और नेज़े पर परो लिया था। उसके मुख्तलिफ हाथ अपने हथियारों से गंगोली के जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर चुके थे। यूं लगता था जैसे गोविंदा को मेरी यहाँ मौजूदगी का इल्म ना हो। उसने अपना काम सर अंजाम दिया, गंगोली का सर नेज़े में संभाला और भैंसे का रुख तब्दील कर दिया और फिर भैंसा उसी जानिब दौड़ पड़ा जिधर से आया था। मैं सनसनीखेज निगाहों से जाते हुए भैंसे को देखता रहा। भूरिया चरण भी एक बार इसी तरह बाबा फजल के मुकाबले पर आया था। काला भैंसा, काले जादू के माहिरों की खास सवारी मालूम होता था। गोविंदा यकीनी तौर पर गंगोली से बड़ा जादूगर था। वो अपने कौल में कामयाब हो गया था। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो अब गंगोली का वजूद ख़त्म हो गया था। अजीब लड़ाई थी, बेहद भयानक, बड़ी दहशतनाक। फिज़ा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। बगौर जायज़ा लेने के बाद इंकशाफ हुआ कि ये बदबू गंगोली के जिस्म के उन टुकड़ों से उठ रही थी जो पानी की तरह पिघल रहे थे, गटर के काले पानी की तरह ज़मीन पर अब बह रहे थे। बदबू नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब यहाँ कुछ नहीं रह गया था। चुनाचे वापसी के सिवा और क्या करता। पलटा ही था कि कुछ सरसराहटें सुनाई दी। फिर एक हाँफती हुई आवाज़ आई, मसूद मियाँ, मुझे भी साथ ले चलो, मुझे भी। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। वो चीख और कुछ गिरने की आवाज़ याद आ गई। उस वक्त ज़हन में ही जान बरपा था, इसलिए पूरी तवज्जो नहीं दे सका था, लेकिन ये आवाज़ शनासा सी थी। मैं उस दरख्त के पीछे पहुंच गया जहां से आवाज़ आई थी। वो सलामत अली ही थे जो ज़मीन पर बैठे हुए थे। आप? मैंने आहिस्ता से कहा। माफ़ कर देना, तुम्हारे पीछे चला आया था। मेरा बदन बेकार हो गया है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। नहीं, आप ठीक हैं, आइए मेरा सहारा ले लीजिए। मैंने उनके जिस्म का बोझ संभाला और उन्हें खड़ा कर दिया। वो चौंक कर मुझे देखने लगे थे। मैं अब चल सकता हूँ, ये देखो। वो 2 कदम आगे बढ़े। मैंने उनका हाथ थामे रखा था। आप बिल्कुल ठीक हैं, आइए वापस चल। सब कुछ छोड़ दिया मैंने। अगर सलामत अली ना होते तो शायद गोविंदा के पास जाकर उसे मुबारकबाद देता, मगर अब वापस जाना ज़रूरी था। मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ। न जाने तुम्हारे किस काम का हर्ज हुआ, बस तजस्सुस पैदा हो गया था। छुपकर तुम्हारा पीछा किया और इससे पहले मैंने ये सब कुछ कभी नहीं सोचा था। आइंदा ख्याल रखिए सलामत अली साहब, ये जादू की काली दुनिया है और ऐसे मनाजिर जान ले लेते हैं। खुदारा मुझे मेरा काम करने दे। मैं इसमें मुदाखलत से आपको नुकसान न पहुंच जाए कोई। सख्त शर्मिंदा हूँ, आइंदा कभी। मगर मेरे खुदाया, ये सब क्या था? आपके दोस्त श्री राम की एक मुश्किल का तो खात्मा हो गया, गंगोली का खेल खत्म हो गया है और अब गोविंदा रह गया है, सिर्फ गोविंदा। वो भी खत्म हो जाएगा, इत्मीनान रखें, मैंने कहा।